अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर प्रेशियस क्वींस, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जी तो आज मैं आप लोगों के लिए अमेजिंग सा नावल लेके आई हूँ। नावल का नेम है ज़ालिम इश्क। सबसे पहले तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं यहाँ पे जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो बगैर टाइम को वेस्ट करें नॉवल का स्टार्टअप लेते हैं। हल्की हल्की हवा चल रही थी। एक लड़की खिड़की के पास खड़ी किसी से फ़ोन पर हंस हंस कर बातें करते हुए इस शाम की तरह हसीन लग रही थी। ये थी परीशे, जिसे सब प्यार से परी कहते थे, जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। वजाहत हुसैन के दो बेटे और एक बेटी थी। इनके बड़े बेटे अकबर की दो बेटियां और एक बेटा था। बड़ी बेटी नवाल शादीशुदा थी, जबकि छोटी बेटी माहम की इसी महीने शादी थी। छोटे बेटे जाहिद की एक बेटी परीशे थी। फ़ायज़ा, जो अकबर से छोटी और जाहिद से बड़ी थी, शोहर की वफ़ात के बाद जाहिद के पोषण में रहती थी। इनका एक बेटा था साद, जो लंदन में रहता था और डॉक्टर था। परीशे की खालाजाद फ़जर, जो साजिदा और मोहसिन की इकलौती बेटी थी और बहुत ही शरारती थी और परी के साथ ही यूनी में पढ़ा करती थी, इस वक्त परी से फ़ोन पर बात करते हुए इसे बता रही थी कि जब फ़जर लेट यूनी पहुंची तो वो परी को आस-पास ढूंढने लगी कि तभी वो किसी लड़के से टकरा गई जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। आई एम सॉरी। वो लड़का परी को देखकर माजरत करने लगा। आपके पास आंखें नहीं हैं क्या, जो यूँ अंधों की तरह चल रहे हैं? जिस पर इस लड़के के माथे पर पल पड़ते हैं। मैं सॉरी बोल तो रहा हूँ, लड़कियों को तो झगड़ा करने के लिए मौका चाहिए होता है। क्या? फ़जर तो हैरान रह गई। तुमने मुझे झगड़ालू कहा? तो उस लड़के ने कंधे उचका दिए, जैसे कि कह रहा हो, बिल्कुल। अच्छी तरह पता है मुझे कैसे लड़कियों का तुम जैसी लड़कियों का, जो लड़कों से टकराने के बहाने ढूँढते हैं। बड़े आए मुझे झगड़ालू कहने वाले। फ़जर ने गोया हिसाब बराबर किया। अगर मुझ जैसे लड़कों से टकराने का शौक़ नहीं है आपको, तो खुद देख के चला करें। झगड़ालू लड़की, ये कहकर लड़का वो जा चुका था। फ़जर इसे जाता हुआ देखने लगी और गुस्से में पैर पटक कर आगे बढ़ गई। ये सुनकर परी हंसने लगी कि किसी ने फ़जर को झगड़ालू कहा और इसने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। रात को बेगम जाहिद, आबदा बेगम, फ़ायज़ा बेगम और परी डिनर कर रहे थे। तो जाहिद ने परी से पूछा, बेटा आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत अच्छी। जाहिद ने कुछ सोचते हुए हंकारा भरा। पढ़ाई के बाद क्या करने का इरादा है? जाहिद ने फिर पूछा। अभी कुछ सोचा नहीं मैंने, परी ने कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोला। तभी डोरबेल बजी। नौकर ने दरवाज़ा खोला तो फ़जर अंदर दाखिल हुई, जिसे देखकर सब खुश हो गए। फ़जर सबको सलाम करके वहीं बैठ गई और बेतकल्लुफ़ होकर खाने लगी। खाने के बाद परी को अपने कमरे में ले गई तो फ़जर परी से कहने लगी, परी तुम्हें पता है आज मैंने मामा और खाला को क्या बातें करते सुना? क्या? खाला कह रही थी कि परी अब बड़ी हो गई है, इसकी अब शादी कर देनी चाहिए। क्या? किससे? सुनकर हैरान रह गई। तुम मजाक कर रही हो ना? वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? परी ऐसा कहकर बाहर जाने लगती है तो फ़जर से रोक लेती है। अरे जज्बाती लड़की, रुको। कौन सा तुम्हारी बारात दरवाजे पर खड़ी है कि तुम्हें अब भी ब्याह देंगे? जब वो तुमसे पूछेंगे तो तुम इनकार कर देना। परी फ़जर की बात से मुत्तफ़िक़ होकर पुरसकून हो जाती है। अगले दिन परी और फ़जर यूँ नहीं जाती हैं तो सर फुरकान सबको बताते हैं कि अगले हफ़्ते आप सबकी पार्टी है, जो सुनकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं। लेक्चर के बाद परी और फ़जर ग्राउंड में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यूनी में पार्टी, कितना मज़ा आएगा। परी खुश होकर कहती है, मैं तो आज ही शॉपिंग पर जाऊंगी और तुम भी मेरे साथ चलना, ओके? अभी वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि इन्हें अपने पीछे से किसी की आवाज़ आती है। एक्सक्यूज़ मी मिस। फ़जर ने मुड़कर देखा तो ये वही लड़का था जिससे इसकी लड़ाई हुई थी और इसे देखते ही फ़जर के चेहरे पर नागवारियत के तासुरात उभरे। फ़जर? फ़जर नाम है मेरा। व्हाटएवर। आपका फ़ोन कहाँ है? क्यों? आपका बैलेंस ख़त्म हो गया है क्या? वैसे देखने में तो काफ़ी वेल ऑफ
میں تو کافی ویل آف لگتے ہیں۔ جو سن کر اس لڑکے کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ کو سوچے سمجھے بغیر بولنے کی عادت ہے کیا؟ جس پر فجر کی آنکھیں پھیل گئی۔ بغیر سوچے سمجھے بولنے کی عادت مجھے نہیں، آپ کو ہے، اور میں کیوں آپ کو اپنا فون دوں؟ مجھے کیا پتا آپ کون ہیں؟ اگر آپ میرا فون لے کر بھاگ گئے تو میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو فون دیا ہے۔ جس پر وہ لڑکا اپنی گردن نفی میں ہلانے لگا، جیسے کہہ رہا ہو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر ایک گہری سانس بھر کر کہنے لگا، فون تو میں آپ کا سچ میں لے کر بھاگ سکتا ہوں اور آپ کے پاس سچ میں کوئی ثبوت نہیں ہوگا، لیکن اگر مجھے ایسا ہی کرنا ہوتا تو میں آپ کے پاس نہ آتا بالکل۔ تو فجر نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی اور کہنے لگی، اوہ تو آپ نے جیب کاٹنے کی ٹریننگ بھی لے رکھی ہے؟ جس پر اس لڑکے کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں آپ کو کوئی چور نظر آ رہا ہوں؟ جس پر فجر نے کندھے اچکا دیے، جیسے کہہ رہی ہو ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ اس دوران فجر دونوں کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ سمجھے کہ آپ کا فون سچ میں چوری ہو گیا ہے، کیونکہ جو فون آپ کینٹین میں چھوڑ آئی تھی اور میں آپ کو دینے آیا تھا، وہ تو اب آپ کو ملنے سے رہا، کیونکہ چور چوری کی ہوئی چیز واپس تھوڑی کرتا ہے۔ عالی شان فجر کا فون اس کے سامنے لہراتا ہوا کہنے لگا۔ فجر فوراً اپنا فون بیگ میں ڈھونڈنے لگی اور نہ پا کر آلیان کو ادھر ادھر تلاشنے لگی، جو اسے کہیں نظر نہ آیا۔ جب آلیان فجر کو کہیں نظر نہ آیا تو اس نے پری سے اس کا فون مانگا اور اپنے نمبر پر بیل کی۔ دوسری طرف سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ آخر چوتھی دفعہ فون کرنے پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو مسٹر آلیان، آلیان نام ہے میرا۔ واٹ ایور، مجھے میرا فون واپس کرو۔ محترمہ، کس فون کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں اس فون کی بات کر رہی ہوں جس سے تم اس وقت بات کر رہے ہو، فجر نے چبا چبا کر کہا۔ ہاں، لیکن آپ کے خیال میں تو یہ فون چوری ہو گیا ہے نا، اور چور چوری کی ہوئی چیز کبھی واپس تھوڑی کرتا ہے۔ فجر نے آخر تھک ہار کر ایک سر دبا بڑھی۔ آلیان، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا، پلیز مجھے میرا فون واپس کر دو۔ سنتے ہی بے ساختہ آلیان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب میں سوچ سکتا ہوں، ایک کام کرنا، کل آپ آ کر یہی الفاظ دوبارہ دہرانا، تب ہو سکتا ہے میرا ارادہ بدل جائے۔ یہ سنتے ہی فجر کا خون کھول اٹھا۔ بدتمیز انسان، اب میں پورا دن فون کے بغیر کیسے رہوں گی؟ واپسی پر فجر کا موڈ بہت خراب تھا۔ وہ پری کو 3 بجے تیار ہونے کا کہہ کر چلی گئی۔ پری گھر واپس پہنچی تو اسے اپنی ماں اور پھپھو غیر معمولی طور پر بہت خوش نظر آئیں، لیکن وہ نظر انداز کر کے تیار ہونے چلی گئی اور فجر کے ساتھ شاپنگ پر چلی گئی۔ ابھی وہ کچھ دیر دور ہی گئے تھے کہ ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ سڑک پر لائن میں ایک جیسی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ڈرائیور گاڑی سے اترا اور سامنے کھڑے گارڈز جن کے ہاتھوں میں گنز تھیں، ان میں سے ایک گارڈ سے پوچھا، یہ راستہ کیوں بلاک ہے؟ تو ان میں سے ایک گارڈ نے بتایا، شاہ صاحب کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس لیے وہ دوسری گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں۔ جب ڈرائیور نے آ کر یہ بات فجر اور پری کو بتائی تو فجر نے جھنجھلا کر کہا، اگر ان کے شاہ صاحب کی گاڑی خراب ہے تو پوری سڑک کیوں بلاک کی ہوئی ہے؟ یہ کہتے ہی فجر گاڑی سے اتری اور نظر انداز گارڈز کو دیکھ کر آگے جانے لگی۔ آپ آگے نہیں جا سکتی، ان میں سے ایک گارڈ نے اسے روک کر کہا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ تو ان گارڈز نے ڈرائیور کی کہی ہوئی بات دہرائی۔ تو فجر کے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ تو آپ کے شاہ صاحب کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں۔ ہٹاؤ یہ گاڑیاں، اور یہ شاہ صاحب کیا اتنے موٹے ہیں جو ایک گاڑی میں پورے نہیں آ رہے، جو یہ 4 گاڑیاں لائن میں لا کر کھڑی کر دی ہیں؟ یہ کسی کے باپ کی سڑک نہیں ہے، میں بھی تو دیکھوں یہ شاہ صاحب ہے کون؟ فجر آگے جانے لگی کہ پری اسے کھینچ کر لے گئی۔ کیا یار، کیوں لے کر آئی ہو مجھے میں ابھی اس کی عقل ٹھکانے لگاتی ہوں۔ تم سب کے سامنے تماشا لگا رہی ہو۔ ہاں تو اس طرح سڑک بلاک کر کے یہ لوگ تماشا نہیں لگا رہے؟ تم یہ چھوڑو، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ دیکھو ہٹ رہی ہیں ان کی گاڑیاں، اب خوش؟ پری نے فجر کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا۔ پری اور فجر نے ڈھیر ساری شاپنگ کی، کھانا کھایا اور پھر واپس آ کر آئس کریم کھائی۔ اس طرح گھر پہنچتے پہنچتے 7 بج گئے۔ پری شاپنگ بیگز لے کر گھر پہنچی تو سب لوگ لاؤنج میں ہی جمع تھے۔ اسے آتے دیکھ کر آبدہ بیگم نے کہا، اتنی دیر کر دی تم نے؟ ماما
मामा टाइम का पता नहीं चला, ये कहकर शॉपिंग बैग्स नौकर को दिए और सोफे के ऊपर से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। ये मोहतरमा कौन है? तभी किसी खूबसूरत मर्द की आवाज़ इसके कानों से टकराई। इसने आंखें खोलकर देखा तो एक लड़का नीली शर्ट पर जीन्स पहने, शहद रंग आंखों में चमक लिए इसी की तरफ देख रहा था। पहले तो वो किसी मर्द को घर में देखकर हैरान हुई और फिर ये सोचकर झुंझलाई कि इसी के घर में कोई इसी के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन है। हालांकि ये सवाल तो परी को करना चाहिए। परी नासमझी से माँ और पुप्पो की तरफ देखने लगी, जैसे कहना चाह रही हो कि ये कौन है। तभी फायजा बेगम इस लड़के को मुखातिब करके कहने लगी, ये परी है, आपदा की बेटी। तो वो लड़का परी को देखकर कहने लगा, ओ आई सी। लेकिन परी अभी नासमझी से इस लड़के की तरफ देख रही थी। तभी इस लड़के ने परी की मुश्किल आसान कर दी। आई एम साद अली खान, योर फर्स्ट कज़न। ये नाम सुनकर परी को कुछ याद आया, इसके होंठ लाशौरी तौर पर ओ की शक्ल इख्तियार करके। तुम फायजा पुप्पो के बेटे हो? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं अपनी मामा का ही बेटा हूँ। ये सब के सब मुस्कुरा दिए। परी को साथ बुरा तो नहीं, लेकिन अच्छा भी नहीं लगा। पता नहीं क्यों इसके तारुफ के बाद इसे साथ की आंखों में गुरूर सा नजर आया था, शायद किसी ऐसी बात का जिसे वो नहीं जानती थी। मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करने जा रही हूँ, ये कहकर परी अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अगले दिन परी यूं ही जाने के लिए तैयार हुई और आज भी वो हस्बे मामूल लेट थी, इसलिए जल्दी जल्दी दरवाजे की तरफ बढ़ी कि तभी आबदा बेगम ने इसे बताया कि ड्राइवर घर पर मौजूद नहीं है। क्या? तो फिर मैं यूं ही कैसे जाऊंगी? परी ने रोनी सूरत बनाकर कहा। क्या किया जा सकता है बेटा, तुम छुट्टी कर लो। छुट्टी कर लो, गाड़ी तो खड़ी है, लेकिन तुम्हें छोड़कर कौन आएगा? तुम्हारे पापा भी घर पर मौजूद नहीं हैं। लेकिन मामा आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं छुट्टी कैसे कर सकती हूँ? तभी फायजा पुप्पो वहाँ आई और परी के फूले हुए चेहरे को देखकर वजह दरियाफ्त की तो आबदा बेगम ने इन्हें सारी बात बताई। ये तो कोई मसला ही नहीं है, साथ है ना, वो तुम्हें छोड़ आएगा। लेकिन वो तो अभी उठा है, उसने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। आबदा बेगम ने परेशानी से कहा। कोई बात नहीं, वो आकर नाश्ता कर लेगा। क्यों, साथ तुम छोड़ आओगे ना परी को? सामने से आते साथ को देखकर फायजा बेगम ने इससे पूछा। नहीं, मैं फजर को कॉल करके बुला लेती हूँ। परी सर परी इसे देखकर कुछ कहने लगी। इसे आने में देर हो जाएगी, साथ छोड़ देगा। फायजा बेगम ने फिर साथ की खिदमत पेश की। हाँ नो प्रॉब्लम, मैं छोड़ दूंगा, चलो। ये कहते हुए साथ बाहर निकल गया और परी भी इसके पीछे चल दी। गाड़ी को रोड पर लाने के बाद साद ने परी से रास्ता पूछा तो परी ने एक सड़क की तरफ इशारा करके कहा कि यहाँ से चलो, ये शॉर्टकट है। ये रास्ता कदर सुनसान था। अभी वो लोग कुछ ही दूर गए थे कि गाड़ी एक झटके से रुक गई। क्या हुआ? परी ने परेशान होकर पूछा, क्योंकि वो पहले ही लेट हो चुकी थी और अब गाड़ी ख़राब होना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। साद ने गाड़ी से उतरकर और कुछ देर गाड़ी का बोनट खोलकर चेक करके मायूसी से लौट आया। गाड़ी ख़राब हो गई है और यहाँ से कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी, हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। ये कहकर वो गाड़ी से उतर गया और परी भी बुरे बुरे मुंह बनाती इसकी तकलीफ में गाड़ी से उतर गई। अगर हम इस तरह चलते रहे तो मैं यूं नहीं पहुँचूँगी, इससे तो अच्छा है मैं फजर के साथ चली जाती। ये कहते ही वो फजर को फ़ोन करने लगी, लेकिन वहाँ सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। तुम मना नहीं कर सकते थे। खामखा आज मुझे तुम्हारी वजह से छुट्टी करनी पड़ेगी। मेरी वजह से? ये सुनकर साथ हैरान रह गया। एक तो मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ, तुम मुझे ही ब्लेम कर रही हो। मैंने गाड़ी जानबूझकर ख़राब नहीं की। साथ को भी अब गुस्सा आ गया था। लेकिन तुम मना तो कर सकते थे। मुझे भी कोई शौक़ नहीं तुम्हारे साथ जाने का। ये कहकर साथ तेज़ तेज़ चलने लगा कि परी को इसके साथ चलने के लिए तकरीबन भागना पड़ रहा था। आहिस्ता चलो, मैं थक गई हूँ, परी ने हाँफते हुए कहा। साद ने रुक कर इसे देखा। तुम तो मेरे साथ आना ही नहीं चाहती थी ना, तो मैं क्यों आहिस्ता आहिस्ता चलूँ? ये कहकर वो फिर से चलने लगा। हूँ, नहीं है मुझे कोई शौक़ तुम्हारे साथ जाने का, मैं तो पुप्पो के कहने पर आई हूँ। परी ने पीछे से ही हाँक लगाई। साद ने फिर तक इसे देखा। हाँ अब तो मामा यहाँ नहीं है ना, तो अब तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है। ये कहकर वो फिर से चलने लगा। जब काफ़ी देर बाद इसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास ना हुआ तो इसने मुड़कर देखा, परी कहीं नहीं थी। परी, इसने परेशानी से आवाज़ दी।
فجر نے یونی پہنچ کر پری کو کال کی لیکن پری کا فون نہیں لگ رہا تھا۔ فجر لیکچر لینے کے بعد عالیان کو ڈھونڈنے لگی کیونکہ اسے اپنا فون واپس لینا تھا۔ ابھی وہ عالیان کو ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، کہیں آپ مجھے تو نہیں ڈھونڈ رہی؟ فجر نے مڑ کر دیکھا تو عالیان ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فجر کو غصہ تو بہت آیا لیکن ضبط کر گئی کیونکہ اسے اپنا فون واپس چاہیے تھا۔